गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 22 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड जो भी डीप डाउन टॉपिक्स है उनके बारे में बातें करेंगे। तो आज के जो वीडियो के क्वेश्चंस हैं हमने एज़ यूजुअल लिए हैं द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जागरण जैसे जो हमारे प्रमुख न्यूज़पेपर्स हैं उसमें से। और इसमें से लिए गए जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं वो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंस रहते हैं। और इसके अलावा भी हाल में देश विदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और साथ ही साथ आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी काफ़ी फ़ायदेकारक रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। तो अभी ये विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया गया है। तो विश्व मेट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे 17 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा। और इसी वजह से 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व माप विज्ञान दिवस 2021 का विषय यानी कि इस वर्ष जो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है तो उसका टॉपिक क्या है। तो उसका टॉपिक रहा है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। यह इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका इस साल जो ये मनाया जाता है हर साल 20 मई को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। अब उससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेज़र की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई है 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे आया है। तो इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस में। और इसके निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक है मार्टिन मिल्टन। अब ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का लोगो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में ब्लैंक नए स्थलों को जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर है D6। तो हाल ही में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 नए स्थलों को जोड़ा गया है। तब ये 6 नए स्थलों को जोड़ा गया है तो उनकी लिस्ट जान लेते हैं। तो जिसमें शामिल है पहले तो मराठा सैन्य स्थापत्य जो कि है महाराष्ट्र में। उसके बाद है दूसरा हीरेबेनकल मेगालिथिक साइट जो कि स्थापित है कर्नाटक में। उसके बाद आता है नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट लम्हेटा घाट जो कि है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है वाराणसी का गंगा घाट। उसके पश्चात आता है कांचीपुरम के मंदिर जो कि है तमिलनाडु में। और आखिरी है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये 6 नए स्थल हैं जिन्हों को हाल ही में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल किया गया है। और इस 6 नए स्थलों के शामिल होते ही भारत की संभावित सूची यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची बढ़ के 48 हो गई है। तो पहले जो स्थल शामिल थे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में वो थे 42। उसके बाद ये 6 नए ऐड हो गए तो अब उनकी लिस्ट हो गई है 48। ये 48 के 48 याद रखने ज़रूरी नहीं है बट अभी हाल ही में जो 6 नए ऐड हुए जो कि हमने अभी दिखे हैं वो याद रख लीजिए क्योंकि वो करंट बेस है तो ये ज़्यादातर चांसेस रहते हैं इनके पूछे जाने के बारे में। उसके बाद देखते हैं तो अभी ये यूनेस्को से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनेस्को के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई है 1945 में। जिसका मुख्यालय स्थित है पेरिस एवं फ्रांस में। और जिसके चेयरमैन हैं आउद्रे अज़ाउल्ले। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक ब्लैंक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाएं यानी कि एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर है 22। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक 22 नए अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है जिनमें से 6 तो पहले से ही पूर्णतः कार्यशील है। अब PMSSY के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा
कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई है वर्ष 2003 में। देश के विभिन्न भागों में सस्ती, विश्वसनीय, त्रुटिकीय स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन, विसंगतियों को दूर करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर चिकित्सक शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई थी। अब पीएमएसएसवाई का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका हैंडलिंग कौन करता है? तो इसका कार्यान्वयन होता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब इस योजना के मुख्य 2 घटक हैं, जिसमें से पहला है नए एम्स संस्थानों की स्थापना करना और दूसरा है विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का अन्वय करना, यानी कि अपग्रेडेशन करना। तो जिसका हम साइड में लोगों में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एमिंग टू क्रिएट बैलेंस इन हेल्थ सिस्टम। और इस लोगों में भी हमको ये 2 मुख्य घटक दिखाए गए हैं। लेफ्ट में दिखाया गया है सिटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक एम्स और राइट में है अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु 6 महीने का ब्लैंक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर है बी, समुदाय आधारित विकास। तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो अब इसके प्रमुख बिंदु या प्रमुख टॉपिक्स क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समुदाय स्तर पर जमीनी पुनर्वास कर्मियों का एक पूल बनाना है, जो आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ दिव्यांगता से जुड़ विभिन्न विषयों का निपटान कर सके और समाज में दिव्यांगजनों के समावेश में सहायक हो सके। इस कार्यक्रम इन कर्मियों के दक्षता आधारित ज्ञान और कौशल के आधार पर तैयार किया है ताकि सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने में अपनी दक्षता बढ़ा सके। इन कर्मियों को दिव्यांग मित्र कहा जाएगा। यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड इस कार्यक्रम के तहत परीक्षाएं आयोजित करेगा और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी देगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये है थावर चंद गहलोत। उसके बाद आता है 5वां प्रश्न। तो हाल ही में अंतरिक्ष यान द्वारा सूर्य की सतह पर पहली बार सौर विस्फोट सोलर इरप्शन का दर्ज किया गया है। तो इसका उत्तर है नासा और ईएसए। इन दोनों के अंतरिक्ष यान द्वारा सूर्य की सतह पर पहली बार सौर विस्फोट देखा गया है। तो नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए के अंतरिक्ष यान द्वारा सूर्य की सतह पर पहली बार सौर विस्फोट को दर्ज किया गया है। इन विस्फोटकों को कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। अब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट यदि काफ़ी बड़े होते हैं तो ये अरबों टन प्लाज्मा और विद्युत अवशोषित कणों को पृथ्वी की तरफ और निक्षेप और क्षेपण पर कर सकते हैं। अब नासा ईएसए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान के बारे में जान लेते हैं। तो सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शुरू किया गया एक अंतरिक्ष अभियान है। इस अंतरिक्ष यान को फरवरी 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलास 5 रॉकेट द्वारा केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया गया था। अब इसे ईएसए के कॉस्मोकिक विजन 2015-2025 कार्यक्रम के अंतर्गत पहले मीडियम क्लास मिशन के रूप से चुना गया था। इस मिशन की अवधि 7 वर्षों की है तथा इस दौरान यह सूर्य के निकट 26 मिलियन मील की दूरी तक पहुंचेगा। इस अंतरिक्ष यान में कैल्शियम फॉस्फेट में लेपित विशिष्ट टाइटेनियम हीट शील्ड लगी हुई है, जिससे यह 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान सहन कर सकता है। अब सोलर ऑर्बिटर नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में 1990 में लॉन्च यूलिसिस अंतरिक्ष यान के बाद सूर्य का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया दूसरा संयुक्त मिशन है।
उसके बाद है हाल ही में चीनी नियामकों ने द्वारा ब्लैंक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका उत्तर है ए, क्रिप्टो करेंसी। तो अभी हाल ही में चीनी नियामकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नए नियमों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के लिए निषिद्ध सेवाओं के दायरे का काफ़ी विस्तार गया है और इन्हें बिना किसी वास्तविक कीमत की आभासी मुद्राओं बताया गया है। नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार बैंकों और ऑनलाइन भुगतान फर्मों के द्वारा क्रिप्टो संबंधित किसी भी सेवा जैसे कि खाता खोलना, पंजीकरण, व्यापार, समाशोधन, निपटान और बीमा आदि का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। नए नियमों में उन सेवाओं को भी शामिल किया गया है जिनका पहले उल्लेख नहीं किया गया था, जैसे संस्थाओं के लिए क्रिप्टो करेंसी बचत, शाख या गिरवी रखने की सेवाएं प्रदान करने और क्रिप्टो संबंधित वित्तीय उत्पादन जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है और इसमें ट्रस्ट तथा फंड उत्पादनों द्वारा निवेश लक्ष्य के रूप में आभासी मुद्राओं का उपयोग भी नहीं किया जाएगा। चीन में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर के रूप से मान्यता नहीं है और बैंकिंग प्रणाली में क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार नहीं किया जाता है और न ही इससे संबंधित कोई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चीन में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नियमों को सख्त किए जाने के कारण तो नए निर्देशों ने चेतावनी दी है कि काल्पनिक बिटकॉइन ट्रेडिंग में फिर से तेजी आ रही है, जिससे लोगों की संपत्ति की सुरक्षा का अतिक्रमण हो सकता है और सामान्य आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था में बाधा पहुंच सकती है। तो इस कुछ नए निर्देशों के ध्यान में रखते हुए चीन में क्रिप्टो करेंसी संबंधित नियमों को इतना सख्त बनाया गया है। उसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य के चीकू को जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है डी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए जीआई प्रमाणित घोलवाड़ सपोटा यानी कि चीकू का निर्यात प्रारंभ हुआ है। अब घोलवाड़ सपोटा का जीआई प्रमाणीकरण महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है और यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोलवाड़ गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इसमें अतिवित्तीय स्वाद उत्पन्न होता है। सपोटा को कई और राज्य जैसे कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है। कर्नाटक को फल का सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। इसका उपयोग फलों के स्वाद में दूध या दही में मिश्रित करके चटनी के रूप में अथवा जैम बनाने में भी उपयोग इसका हो सकता है। अब ये महाराष्ट्र में की गए घोलवाड़ सपोटा यानी कि चीकू को जीआई कोड दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड बातें जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। तो ब्लैंक सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो इसका उत्तर है बी, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों को प्रभावित करने वाली म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस को महामारी और सूचनीय बीमारी घोषित किया गया है। म्यूकोरमाइकोसिस को एक महामारी के रूप में घोषित करने से कोविड-19 के इलाज के साथ साथ इस बीमारी का भी एकीकृत और समन्वित उपचार सुनिश्चित होगा और यह अधिसूचना राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जारी की गई है। तो ये ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में राजस्थान ने जारी किया है। तो राजस्थान से रिलेटेड बातें जान लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। आज की वीडियो में अब हम देखते हैं कि आज के वीडियो का फैक्ट। तो आज का वीडियो का फैक्ट दर्शाता है कि न्यायाधीशों का सुनवाई से इनकार। तो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ वैकेशन बेंच के 2 न्यायाधीशों में से एक जस्टिस
B.R. गवई ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। तो इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच उन्हें फंसाने के लिए की जाने वाली साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसके बाद गृह मंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। तो परमवीर सिंह ने शीर्ष अदालत से विभागीय जांच को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का आग्रह भी किया है। हालांकि न्यायिक निहरता अथवा सुनवाई से इनकार का तात्पर्य क्या होता है वो देखते हैं। तो किसी पीठासीन न्यायिक अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हितों के टकराव के कारण किसी न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्यवाही में भागीदारी से इनकार करने को न्यायिक निहरता यानी कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, सुनवाई से इनकार करना अथवा रिक्यूसल भी कहा जाता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ यानी कि अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दी गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।